आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट। हमारे साथ मैं हूं हर्ष किशोर और हम हर रोज लेके आते हैं एक नया सक्सेस स्टोरीज ह्यूमंस ऑफ बिहार की। आप बने रहिए इस पॉडकास्ट में लास्ट तक। तो आपका स्वागत है आज के हमारे ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट में। और आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर केशव जी, जो एक यंग सोशल एक्टिविस्ट बोल सकते हैं और बहुत एक्टिव हैं सोसाइटी के बहुत सारे काम में, और एनजीओ को भी बहुत हेल्प करते हैं कि पीपल को जो भी प्रॉब्लम है सोसाइटी में उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो आज जानेंगे उनके लाइफ की जर्नी के बारे में, उनके काम के बारे में, और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हम अपना टाइम नहीं देते हुए सीधे उनसे बात करते हैं। नमस्कार केशव जी, स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एट अ वेरी यंग एज आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि जिसके बारे में बिहार में बहुत कम लोग सोचते हैं। थैंक यू। बिहार में पत्रकारिता की तरफ आप एक तरीके से कह सकते हो लोगों का रुझान है, लेकिन अगर आप देखो कि आज के डेट में सोशल मीडिया पे पत्रकारिता बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, या आप कह सकते हो कि कई सारे ऐसी लड़कियां भी और यूथ जो बाहर से रहने वाले थे बिहारी, वो लोग वापस आके बिहार में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। और बिहार में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसको लोगों ने कभी एक्सप्लोर नहीं किया है, उसके बारे में वो बात करते हैं। और पॉडकास्ट जो बिहार में मतलब बहुत खुश था फेसबुक पे आपको देख के ना कि बिहार में कोई सोच रहा है। दिल्ली में हमने देखा, जम्मू कश्मीर में मेरे कुछ क्लासमेट जो आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे मेरे कॉलेज में, उन लोगों ने तो एक लड़के ने वो छोड़ के वो उसने एक पॉडकास्ट चैनल शुरू कर लिया है। तो वैसा मुझे देखने को हर्ष मिला है। आपको मैं देख रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है। तो आप एक बड़े एग्जाम्पल है देखिए समाज के लिए बहुत बड़े जो आप कुछ कर रहे हैं। बस हम एक छोटा सा स्टार्ट किए हैं और आगे बहुत कुछ नहीं बहुत अच्छा है। there is a one page on Instagram called Human of Bombay, अगर आपने पढ़ा होगा तो, या फिर एक और है ह्यूमन ऑफ इंडिया करके पेज है। तो इन दो पेजेस पे ना बहुत आप देखिएगा लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, काफ़ी सारे लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं, काफ़ी सारे लोग उसमें जुड़ते हैं। और अब जब बात आ रही है ना ह्यूमन ऑफ बिहार की, तो अगर मैं या आप या कोई और आगे नहीं आएगा तो फिर चीज़ें नहीं बदलेंगी। तो मेरे ख्याल से ह्यूमन ऑफ बिहार की बात हो रही है, तो हमें हर फील्ड के लोगों की बात करनी चाहिए और बिहार की बात करनी चाहिए। और मैं कहीं ना कहीं बिहार से जुड़ के काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, काम नहीं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने बुलाया उसके लिए शुक्रिया। बिल्कुल। तो आज सबसे पहले जानना चाहेंगे इनके बचपन के बारे में, और बचपन में एक सोसाइटी के बारे में क्या सोचते थे। अभी एक जब एक बच्चे स्कूल में होते हैं, एक फ्रेंड्स सर्कल होता है, खेलने का माहौल होता है, और बिहार की वो एक तरह से माहौल वो तो अलग होता है। उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे थे, बताइए। मैं मोतिहारी नाम के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। उसमें एक जगह है अगरवा। अगर मोतिहारी के जो लोग होंगे उनको पता होगा। और मोतिहारी से कुछ 30-35 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, जहाँ पे मैं कभी गया नहीं। मतलब ऐसे गया, सुबह गया, 2 घंटे बाद वापस आ गया। तो गांव में हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। मोतिहारी शहर में छोटा सा एक मोहल्ला है अगरवा, लेकिन गाँव की तरह ही वो भी कोई मोहल्ला है। एक मिडिल क्लास घर में मेरी जन्म हुई है। तो बचपन जैसे बाकियों का रहता है, हमारा भी वैसा ही रहा है। दोस्तों के साथ खेलना बोलना, स्कूल नॉर्मल स्कूल में हिंदी मीडियम स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है 5वीं तक। 6ठी क्लास में इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया, सो कॉल्ड CBSE में। तो 6ठी क्लास से स्कूल ड्रेस देखा। एक्चुअली 6ठी क्लास में मेरी पहले स्कूल ड्रेस देखा कि 5th तक छोटे से स्कूल में जा रहा था, मोहल्ले का स्कूल था, भाई बहन भी जाते थे, तो हम लोग भी साथ में 6 महीना तो ऐसे गया हूँ कि छोटा बच्चा है तो साथ में चला गया। तो स्कूल भी उसी तरीके से, तब समझ लो। लेकिन मुझे बहुत खुशी है ना कि बिहार में ना ये मात्र ऐसा सिस्टम है। अभी आप स्कूल्स में देखो, दिल्ली में, मुंबई में, ये पुणे में, बड़े बड़े शहरों में, तो अब जो है किड्जी तरह के स्कूल्स आ गए हैं। किड्जी, बचपन। तो कहीं ना कहीं जो बचपन है ना,
वो अर्बनाइजेशन की गोद में आ गया है, हाँ, मतलब वो एक मार्केट बन चुका है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हम इसको काफ़ी खुशकिस्मत समझते हैं कि हम छोटे से स्कूल से पढ़े और टीचरों ने इतनी मेहनत, 5वीं तक की पढ़ाई शिक्षा सिंधु करके स्कूल था मोहल्ले में, वहाँ से पढ़ाई की। छठी 5वीं क्लास में हम एक शहर के प्रतिष्ठित इंग्लिश मीडियम स्कूल में, 5वीं के बाद गार्जियन के मन में हो जाता है अब बड़ा स्कूल आने की जरूरत है। अब बिहार से होंगे तो, या बिहार के अगर लोग जो देखेंगे बाद में, वो लोग रिलेट कर पाएंगे कि बिल्कुल। अब समय है कि बेटे को डाल दिया जाए एक अच्छे स्कूल में। हाँ, एक नवोदय चली गई, दूसरी बहन मेरी कहीं 10वीं तक उसने भी वो हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया, फिर वो बाहर चली गई। लेकिन मैं बेटा था, ऑब्वियस सी बात है, पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम लोग रहे हुए हैं, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया। बाद में धीरे-धीरे 2 साल के बाद वो बने भी आ गई इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेकिन मुझे पहले मौका मिला जिसमें मुझे पढ़ाई की है 10वीं तक वहीं मोतिहारी से 9वीं क्लास तक प्रॉपर स्कूल की स्कूलिंग की है। 10वीं में उसके लिए स्कूलिंग की नहीं है, क्योंकि 10वीं में कोचिंग की तैयारी करने लगा। विद्या मंदिर क्लासेस एक दिल्ली में कोचिंग सेंटर है, तो IIT की प्रिपरेशन कराती है। उसके क्लासरूम प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुआ, क्योंकि मेरे ख्याल से उस समय इंडिया का एकमात्र कोचिंग सेंटर था जो टेस्ट लेके अपने कोचिंग में लेता था कोचिंग में बच्चों को। एडमिशन, हाँ, बिल्कुल। एडमिशन की, अब आप कोटा जाओगे तो कोटा में आप, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि मैं भी बाद में आता हूँ, मैं कोटा गया हूँ, लेकिन विद्या मंदिर क्लासेस उस टाइम में ऐसा था कि आपको टेस्ट देना होगा। टेस्ट दिया, दिल्ली गया पहली बार अकेले अकेले, अक्टूबर में मेरे ख्याल से 9th क्लास 10th क्लास में जब अक्टूबर में था। उसके बाद विद्या मंदिर में सेलेक्ट हुआ, विद्या मंदिर से कोचिंग की है 11th 12th की। दिल्ली गया तो दिल्ली में कुछ दिन हॉस्टल में रहा, फिर उसके बाद स्कूल ज्वाइन किया, हमारे पब्लिक स्कूल, जो आप MDS के वो सर जी थे जो डेथ हो गई जी कुछ दिन पहले, मैं उनके स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। 11th क्लास तक वहाँ पढ़ा, लेकिन 12th क्लास में छोड़ना पड़ा किसी कारणवश, क्योंकि स्कूल और कोचिंग साथ में चल नहीं पा रहा था। हाँ, और दिल्ली का हवा लगा, आप कह सकते हो, दिल्ली का अच्छा हवा लगा, दिल्ली घूमा फिरा, दिल्ली में सब कुछ किया, मतलब सब कुछ में बिल्कुल। गलत वे मत लेना, लेकिन घूमा समझ गया। फिरा, मूवी देखी, बिल्कुल, हाँ। रैंक खराब आ गया। अच्छा, मतलब IIT की तैयारी करने गया था, IIT में तो खराब रैंक आया, मतलब अच्छा। जितना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना उतना खराब आया। ठीक है, हाँ, फिर उसके वापस घर आया, घर पे मिडिल क्लास फैमिली वाला ड्रामा, वापस गया कोटा, प्रिपेयर हाँ, किया 1 साल और। हुँ, कोटा में भी पढ़ाई, मतलब ये नहीं कहेंगे कि मैंने अपना 100% दिया है, नहीं दिया 100%। वापस कोटा से रैंक वैंक, लेकिन आगे इतनी की सरकारी कॉलेज मुझे मिल गया। हाँ, ठीक है, सरकारी कॉलेज के लिए रैंक मिल गया, और अब दिल्ली में रहा था, कोटा में रहा था 3 साल तक लगातार बड़े बड़े जगहों पे, तो इस बार तलाश थी छोटे से गांव की कि कहीं जाके रहूँ, तो विद्या मंदिर में रहा, फिर कोटा गया। उसके बाद मैंने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा में कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, श्राइन बोर्ड, अगर वैष्णो देवी सब कुछ जानते हैं, बिल्कुल। वैष्णो देवी में वहाँ से मैंने बीटेक किया है। लेकिन बीटेक में जाने के ही 6 महीने के बाद मुझे समझ में आ गया ये मेरे लिए नहीं बना हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया। क्योंकि जब मैं दिल्ली में था तो मैंने बताया ना सब कुछ किया है, तो मैं कई सारी NGOs के साथ जुड़ के काम कर रहा था दिल्ली में, अच्छा, अच्छा। कि जहाँ पे मेडिकल कैंप लग रहे थे, जहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ पे लोग काम कर रहे थे, तो इसके लिए मैं उनके साथ जुड़ के मैंने भी काम करने की शुरुआत की, सफाई अभियान में, या फिर कैंप्स में, या योगा सेशंस हो रहे हैं उसमें लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए कुछ काम करते हैं, वैसे थोड़ा बहुत तो लगा कि सोसाइटी के लिए। और घर पे लगातार बचपन से देखा था कि हाँ लोग किसी न किसी तरीके से काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज है, कॉलेज में काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इतना आउटस्पोकन नहीं हूँ, तो मैंने खूब सारे किए हैं। और आई जस्ट सजेस्ट ऑल द यूथ्स जो भी आगे देखेंगे ना, कि बेधड़क करो, मतलब एक कॉलेज जाओ ना, तो कॉलेज में तो कैंपस लाइफ है, लेकिन मतलब नेवर ऑप्ट कॉलेज लाइक जहाँ पे तुम्हें क्लास करने कहीं और जाना पड़ता है, हॉस्टल में रहने के लिए कहीं और जाना पड़ता है, लाइफ ही नहीं है। 4 साल आप कैंपस में जियो, और उस उम्र में तो बिल्कुल कैंपस में जियो आप। कैंपस में ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग बकचोदियाँ होती हैं, अलग मज़ा होता है। एक बिहारी लोगों में दिक्कत है ना कि मेल फीमेल इंटरेक्ट
इंटरेक्शन बहुत कम मेरे भाई। और हाँ, ये सबको इस बात से वाकिफ है, लेकिन जब आप कैंपस में रहते हो आपके पास कुछ करने को नहीं होता है, तो आप उनसे बात करते हो, उनसे सीखते हो, उनसे तुमको जानते हो। तो कॉलेज में 1 साल तक यही किया है मैंने। कुछ बैक्स हैं, अच्छे खासे बैक्स हैं, लेकिन किया यही किया मैंने। लेकिन खुशी थी कि हाँ चलो अपने अंदर में कुछ तो मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर में जब मेरे कॉलेज के दोस्त सब अलग अलग चीज़ें के लिए ट्राई करने लगे, इंटर्नशिप के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज में, मैंने ट्राई किया गूंज नाम की एक NGO के लिए। गूंज एक NGO है, कहीं देश की बड़ी NGO है, और उसमें मैंने ट्राई किया, उसमें हो गया मेरा। वहाँ पे इंटर्नशिप करने के बाद जब देखा सोसाइटी में कैसे एक विदाउट पॉलिटिकल सिस्टम इन्वॉल्व हुए कोई कैसे काम कर रहा है, उसमें उनके साथ जुड़ के काम किया। फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के टॉपिक पे मैंने काम किया, जिस पे उस टाइम में ना कोई बात करने को तैयार नहीं था। मेरी इंटर्नशिप के 7-8 महीने के बाद लेकिन एक मूवी आई टाइम में, नहीं मतलब 1 साल के बाद मेरे ख्याल से। तो मैंने इंटर्नशिप के बाद अपने ज़िले में पहली बार नैपकिन बंटवाया फ्रॉम माई ओन फंड, अपने पैसे जमा करके रियूजेबल नैपकिन बंटवाया, जिसमें कोई लड़का बात करने की कोशिश कर रहा था, सुनते थे पॉलिटिशियंस को एक स्टेज पे लेके आया। वहाँ पे हमने बातें की। फिर उसके बाद वहाँ से हमने बिहार छात्र संसद की शुरुआत की है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में मैंने ये सब मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे प्रॉपर काम किया, लेकिन काम करने के बाद ये चीज़ समझ में आ गई ना कि जब तक आप और यूथ्स को अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करते, मतलब अगर अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकते, हिंदी में कहावत है, तो आप अकेले जब तक इन्वॉल्व नहीं करोगे ना लोगों को, आप नहीं कर सकते हो कुछ। तो उस समय मेरी एक अपनी टीम थी, मैंने उसके थ्रू काम किया, 1500 हाउस होल्ड तक पहुँचा, कई सारे इवेंट्स किए मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके। थोड़ी चीज़ें चेंज होती हुई दिखी, लेकिन अब क्या था कि मेरे दिमाग में था कि यार और लोगों को जोड़ो अपने साथ। तो उसको लेके मैं एक फेस के साथ जुड़ा, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा, तो बिहार छात्र संसद, बिहार स्टूडेंट पार्लियामेंट लगता है। एंड वी प्लान कि लेट्स कॉल पॉलिटिशियन ऑन वन स्टेज। कुछ ब्यूरोक्रेट्स को बुलाते हैं, कुछ बिजनेसमैन को बुलाते हैं, कुछ लेखक को बुलाते हैं, और बिहार के सारे यूथ को बुलाते हैं। मतलब मैं जम्मू कश्मीर में बीटेक कर रहा हूँ, मैं मोतिहारी का रहने वाला हूँ, नहीं प्लान कि मैं ये पटना में करूँगा और पूरे बिहार के यूथ को जमा करूँगा। वेरी बिग चैलेंज, बट आई प्राउडली से कि मेरे साथ आज के डेट में भी 2500 ऐसे यूथ जुड़े हुए हैं जो एक्टिवली उस स्टेज के साथ जुड़े हुए हैं। और वो मतलब ऐसे 50 से 60 यूथ ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं NGOs में, कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिशियन के साथ मेरे थ्रू इंटर्नशिप लिया कि सर आप मुझे इंटर्नशिप दिला दो इसमें, या आप मुझे कहीं से पे नेटवर्क मिला दो लोगों के साथ। वो हमने किया है। कुछ कंपनी आई उस स्टेज पे, उनका पॉलिटिकल लोगों के साथ ऑब्वियसली बात है, बिना कनेक्शन के आपके पेपर डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हो सकते। उनको मैंने वो स्टेज दिया कि आप आओ उनसे बात करो, तो ये अच्छा मौका था। उसके बाद अभी हम लोगों ने प्लान किया कि अब बिहार बहुत हो गया, महाराष्ट्र जाके कुछ ट्राई करते हैं बिहारियों के लिए, जो बाहर में हमारे बिहारी भाई लोग हैं, तो उनके लिए हमने सत्याग्रह टू स्वराज, क्योंकि मैं चंपारण से आता हूँ, गांधी जी की भूमि है, तो लोग कहीं ना कहीं गांधी जी को भूल रहे हैं। तो उसको लेके हमने सत्याग्रह टू स्वराज किया, जहाँ पे स्वराज का मतलब जो लोग भूल चुके थे कि जो गांधी जी ने ग्राम स्वराज कहा था, तो स्वराज का मतलब था आत्मनिर्भर, जो अभी मोदी जी कह रहे हैं। तो आत्मनिर्भर कहीं ना कहीं स्टार्टअप की बात थी। स्टार्टअप तो मुंबई से ज़्यादा कहीं नहीं है। सबसे ज़्यादा मुंबई में लोग बिजनेस, छोटे छोटे इंक्यूबेटर्स हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, और जो अपने बिहार के निकले हुए हैं, वो कहीं और बाहर के नहीं है, अपने बिहार यूपी के लोग हैं। तो उनके साथ स्टेज सोचा कि स्टेज एक बनाते हैं, जहाँ पे उनको इनवाइट करते हैं। और हमारे साथ सबसे इंडिया के यंगेस्ट मिनिस्टर जो थे शहनवाज हुसैन, उन्होंने हमारे साथ स्टेज शेयर किया। बिहार के महाराष्ट्र के CM ने हमें प्रोत्साहित किया, उनके OHD स्पेशली आए स्टेज पे CM के। फिर उसके अलावा बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जो बिहार फाउंडेशन के थे, वो हमारे स्टेज पे आए। तो ये सब चीज़ें, उसके बाद अभी इलेक्शन में हमने काम किया, अर्बन पॉलिटिक्स एक संस्था के साथ में जुड़ा, और उनके साथ मैंने अभी कुछ बिग शॉट पॉलिटिशियन के लिए इवेंट, मतलब इलेक्शन मैनेजमेंट किया हमने। कुछ पढ़े लिखे ऐसे कैंडिडेट थे
वो इलेक्शन इस बार लड़ना चाहते हैं, तो उनको हमने सपोर्ट किया हर तरीके से, उनका मैनेजमेंट, पॉलिटिकल मैनेजमेंट करके। उसके अलावा अब हम लोग बिहार में, जब पूरा हमने बिहार घूम लिया है, 3 साल 4.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो राइट नाउ वी आर टोटली फोकस्ड ऑन पंचायत। हमारी कोशिश है कि हम पंचायत के सिस्टम को कैसे बदल दें, क्योंकि वो सिस्टम बहुत करप्ट हो चुका है, बहुत करप्ट हो चुका है। मतलब मुखिया बनना इज़ अ वेरी मैटर ऑफ प्राइड, उससे ज़्यादा मैटर ऑफ दबंगई है। अगर आपके पास कुछ अचानक से पैसे, धन अर्जित हो गई ना, तो आप 50 लाख मेरे पास हो गया, मैं थ्रू एनी सोर्स ऑफ इनकम, मतलब किसी भी सोर्स से हो, तो अब समय आ जाता है सबके लिए कि चलो मुखिया लड़ लेना है, मुखिया लड़के स्कॉर्पियो पे घूमना है, गांव में अपना रुतबा बनाए रखना है, फिर अगली बार जिला परिषद लड़ेंगे और उसके बाद विधायकी लड़ जाएंगे। लेकिन इतनी सारी संस्थाएं हैं, इतने सारे CSR वाले फंड्स हैं, इतनी बड़ी कंपनी है जो चाहती है बिहार में इन्वेस्ट करना, तो चाहती है बिहार में मुखिया के साथ कोलैबोरेट करके गांव के विकास के लिए काम करे। ये मुखिया को इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, मुखिया इज टोटली ओके विद कि हाँ ठीक है, मेरा तो चल रहा है, मेरे जात के साथ मुझे वोट मिल जाता है, तो उनको कोई मतलब ही नहीं है। उनको वहीं लास्ट के टाइम में दारू पिला के, मटन खिला के वोट लेने की आदत हो गई है। तो हम लोग अभी इसके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, इस पर हम लोग काम करेंगे, लंबा काम करेंगे, अच्छा करेंगे, कुछ ना कुछ बिहार के लिए मतलब आएगा आउटकम, और हमें भी खुशी मिलेगी कि हमने कुछ किया। बहुत लंबा हो गया। केशव जी, मैं आपको थोड़ा बहुत पीछे ले जाना चाहता हूँ। जब आप स्कूल में थे उस टाइम जो आपका ज़्यादा पीछे ले जाते हैं, जब आप स्कूल में थे उस टाइम का जो सिस्टम था, एक तरह से खास करके जब गवर्नमेंट स्कूल का हालत देखते हैं, आपने बोला 6 तक आपने गवर्नमेंट स्कूल तक पढ़ाई किया, फिर अपने प्राइवेट स्कूल की तरफ गए। उस टाइम जब आप देखते हैं और अभी देखते हैं, क्या चेंजेस देखते हैं उसमें, क्या बदलाव आप चाहते हैं लाना उसमें? देखिए, मैं मतलब सरकारी स्कूल से नहीं पढ़ा हूँ, एक शहर के मतलब अपने मोहल्ले के एक छोटे से स्कूल से पढ़ा हूँ। नॉट अ सरकारी स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल था वो। स्कूल अच्छी थी, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्कूल में मेरा उसी स्कूल के बदौलत जो भी बेस बना है। लेकिन हाँ, अब जब आप किसी हिंदी मीडियम के सरकारी स्कूल से पढ़ते हो ना, तो आपका कहीं ना कहीं एक नाम पैरेलली चलते रहता है एक सरकारी स्कूल में। ये लोग जानते होंगे, जो लोग सुनेंगे बाद में वो रिलेट कर पाएंगे। ये स्कैम है बहुत बड़ी वाली, लेकिन ये सब करते थे, हम भी करते थे। तो हमें साल में एक बार एग्जाम देने जाना पड़ता था 5वीं से, तो वो भी मोहल्ले का स्कूल था। तो एग्जाम के दिन हम बोरा लेके जाते, तो वो बोरा बिछेगा, हम लोग एग्जाम देंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं मोहल्ले का मेरा स्कूल था, तो मेरे पास प्रिविलेज थी कि मुझे टीचर आके बताते थे कि हाँ ये चीज़ लिखो। तो वो वैसा ही था, वो स्कूल वैसा ही था। जब मतलब मैं 10वीं तक शहर में था, तब तक मैंने देखा। अभी भी क्या है ना कि वो स्कूल वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला, सेम है। तो उसके टीचर्स रिटायर्ड हो गए, उसकी बिल्डिंग आप कह सकते हो बदल गया है। बिल्डिंग अब वो पहले कहीं और चलता था, अब वो कहीं और चला गया शिफ्ट हो गया, लेकिन सिस्टम अभी भी वही है। क्योंकि बिहार में ना दो चीज़ मुझे लगता है बिहार को बर्बाद करके रखती है। पहला है ब्यूरोक्रेसी, दूसरा है सब्सिडी। और बिहार में सरकार ने इस पर सबसे ज़्यादा काम किया। सबसे ज़्यादा बिहार सरकार की आप हर योजना देखिए, सब में सब्सिडी इन्वॉल्व है, सब में सब्सिडी इन्वॉल्व है। और ब्यूरोक्रेसी में इसलिए कह रहा हूँ ना, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं ना ऊपर में, उनको मतलब नहीं होता है जनता से। उनको एक रिपोर्ट फाइल करनी रहती है पॉलिटिशियन के सामने, उनको एक रिपोर्ट फाइल करनी रहती है विधानसभा में, जो ऑब्वियसली बात है थ्रू मिनिस्टर जाते हैं। उनको बस आंकड़ा दिखाना होता है, उनको नहीं मतलब। अगर आज पॉलिटिशियन को आप जाके कंप्लेन करते हो, सर मेरे घर के आगे नाली नहीं बना, तो उसमें मतलब नाली बनाना विधायक का काम नहीं होता। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि नहीं बना सर, और आप इसका क्या मतलब, कुछ काम करिए। विधायक विदिन अ मिनट कोई मतलब ऑफिसर को फोन करता है और कहता है क्या हुआ सीओ साहब, क्या हुआ ये कि वो नहीं बनना। वो अचानक से सर टेंडर पास हो गया है, सर ये कागज चल रहा है, सर वो कागज चल रहा है। उन्होंने सिस्टम पूरा कोलैप्स कर दिया, क्योंकि उनका वो मतलब ही नहीं है ना उनको। अब उनको सेवा के लिए रखा गया, तो उनका इंटरेक्शन ही नहीं है ना पब्लिक के साथ। इतनी मैं आपसे पूछता हूँ, कभी आप ट्राई करो कि किसी जिले में किसी एसपी या डीएम से आप मिल लो, आप नहीं मिल सकते हो।
और अभी बिहार में लिटरली मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तो जो पॉलिटिक जो सॉरी जो जो पुलिसिया तंत्र थी उसके हाँ हेड नेता बन के बैठे हुए थे। तो हाँ हाँ आप तो छोड़ ही दो मतलब कहीं ना कहीं वो तो भ्रष्ट बैठी हुई है, और सब्सिडी तो दे दे के बर्बाद कर दिया उन लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल। कि हर चीज में सब्सिडी दिया हुआ है, हर चीज में। और लोगों को मुफ्तखोरी की आदत लग चुकी है। बच्चे स्कूल इसलिए जाते हैं कि उनको पैसा मिल जाए, उनको स्कूल ड्रेस का पैसा मिल जाए, उनको खाने का पैसा मिल जाए, उनको खाना मिल जाए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ना उनको मतलब है, ना उनको। बिहार सरकार भी खुश है, इसी में खुश है वो। रिजल्ट्स अच्छे होते जा रहे हैं, वो पता नहीं कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है। कोचिंग सेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं, स्कूल का बिजनेस मतलब मैं कोटा जाने के बाद मैंने कोचिंग सेंटर को कोचिंग सेंटर कहना बंद कर दिया। आई कॉल्ड देम दुकान। तो दुकान खुलते जा रहे हैं, और जो सबसे अच्छा ब्रांडिंग कर लिया उसका दुकान अच्छा चल रहा है। हर साल आप देखो ना यार, अगर आप कह रहे हो कि आप एजुकेशन सिस्टम पे काम करते हो, तुम स्टैट उठा के देखो किसी भी छोटे शहर का, वहाँ पे तो कोचिंग सेंटर बढ़ते जा रहे हैं यार। तो क्या कुछ तो कारण होगा ना यार कि कोचिंग सेंटर बढ़ रहा है, और कोचिंग सेंटर चल भी रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है। प्राइवेट स्कूल्स बढ़ते जा रहे हैं। जब अभी मैं मतलब लॉकडाउन के टाइम में अपने शहर में पहली बार मेरे ख्याल से 5-6 महीने रहा हूँ, और मैंने इतने बड़े बड़े स्कूल देखे जिसकी बिल्डिंग देख के होश उड़ गई थी। ये शहर में मतलब ये 4 किलोमीटर के रेडियस के शहर में ऐसे ऐसे स्कूल हो गए हैं। ऑब्वियसली बात होगा, उनका ऊपर घाटा अगर होता रहता तो वो नहीं बनाते, तो कहीं ना कहीं उनको फायदा हो रहा है। तो ये तो बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं ना। सरकारी शिक्षा तंत्र तो खत्म है, वैसे ही चल रहा है, भगवान भरोसे। एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप क्या सोचते हो सिस्टम को लेके? क्या सारी चेंजेस एज ए नॉन गवर्नमेंटल अगर तरीका से देखें तो, अगर हम प्रॉफिट की नज़र से नहीं देखते हैं, एक सोसाइटी के बारे में सोच के, और क्या रूप होना चाहिए आगे का, कैसे आप सोचते हैं उसके बारे में? मतलब आप जानना चाहते हो कि वो चेंज कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। नॉट प्रॉफिट माध्यम से हम नहीं बोल रहे हैं, और ना ही हम गवर्नमेंट सिस्टम से बोल रहे हैं। एक अलग पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओ होती है, उस तरह से अगर हम सोचे देखिए, तो मैंने वही बोला ना, बदलाव हम ला सकते हैं? मैं वहीं पे आ रहा हूँ। आपके पास एक एग्जाम्पल है। राजस्थान में एक व्यक्ति है पालीवाल साहब, ठीक है। अब उनको पद्मश्री मिला है। अभी 3 दिन पहले मेरी उनसे बात हो रही थी। वो एक अपने गांव के सरपंच है। उन्होंने अपने पूरे गांव का ना नक्शा बदल दिया, क्योंकि उनके अंदर में वो विजन था, उनके अंदर में वो डेडिकेशन था, एंड ही वाज कमिटेड फॉर दैट। उन्होंने पूरे गांव का सिस्टम बदल दिया। अगर आप आते हो, एक राजस्थान में ही एक जगह है, मिसिंग द नेम, वहाँ पे बंकर रॉय करके एक व्यक्ति है, अरुणा रॉय, अगर आप नाम जानते हैं, उनके पति है बंकर रॉय, ठीक है। बेयरफुट कॉलेज करके वो एक स्कूल चलाते हैं, जो कि राजस्थान में एक छोटे से गाँव में है स्थित। मतलब वो इंडिया का एकमात्र गांव है जहाँ पे गांव के लोग मतलब आप कह सकते हो कि वो उनको सरकार से भी कोई मतलब नहीं है, वहाँ के आसपास के चीज़ों से मतलब नहीं है। वो कहीं ना कहीं वो जो आत्मनिर्भर, मैं दोबारा वर्ड यूज़ करूँ, वो पहले से है। बेयरफुट कॉलेज स्कूल चलाती है, मतलब बेयरफुट कॉलेज उनका ब्रांड का नाम है। वहाँ पे बेयरफुट चलते हैं, बच्चे उसमें पढ़ते हैं। वहाँ पे वो लोग हाथ से बना हुआ कुछ उद्योग का काम करते हैं। आप कभी ऑनलाइन सर्च करना, आपको बेयरफुट का मिल जाएगा ब्रांडेड कपड़े, और बहुत महंगे, थोड़े महंगे होते हैं, फॉरेन में लोग खरीदते हैं, ठीक है। तिलोनिया करके जगह का नाम है, तिलोनिया। कभी मौका मिले तो जाना जरूर। तो तिलोनिया में आप जाके देखो तो तिलोनिया मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है, जो फॉरेन के जो लोग आते हैं ना, वो लोग तिलोनिया मार्केट में शॉपिंग करते हैं। तो वो गाँव उस तरीके से बन चुका है, लेकिन किसने बनाया? एक बंकर रॉय ने उसको बना दिया उस गाँव को। उसी की बात मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि अगर मुखिया को ही मतलब नहीं है ना, मुखिया जी तो स्कूल के प्रिंसिपल को सबसे पहले, अगर आप जून जुलाई का टाइम देखो ना, लगन का समय, लगन जो कहते हैं ना बिहार में, तो मुखिया जी का रोज फोन जाता है हेडमास्टर को, आप स्कूल बंद कर दीजिएगा, बाराती आने वाला है। समझ रहे हो ना? सरकारी तंत्र इसी तरीके से। मुखिया जी कहे नहीं, आके मुखिया जी कहें कि नहीं, बच्चा की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, सरपंच साहब इसकी पंचायती करे, पंचायत समिति प्रमुख बनने के चक्कर जो छोड़ के इस वाले बात पे ध्यान दे, तब तो कुछ बदलेगा भाई। वो तो खुश हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको बस रहता है कि मैडम जी या सर जी, आज मंथ की एंड में आप ला के मुझे हिसाब दे दीजिएगा कि कितना अनाज आया था स्कूल में, कितना का खिचड़ी बन गया, और कितने की खाने बन गए, और क्या गड़बड़ हो गया।
हेडमास्टर साहब आप महीने का आपको पहुँचा दीजिए, खत्म। तो अगर जब तक वो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब तक वो पंचायती राज वाला सिस्टम ना, मुखिया, सरपंच, सब, क्योंकि 3-4 साल से ना अपन इसी फील्ड में काम करते हैं, ठीक है ना? तो अब समझ में आ गया है कि इन सिस्टम को अगर चेंज करने की अपन कोशिश करें ना, तो एक बहुत लार्ज स्केल पे चेंज आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको सब बदल देना है। और अगर 50 गाँव भी बिहार में ऐसा सैंपल विलेज बना के दिखाते हैं दुनिया के सामने, तो ऑब्वियस सी बात है, देखा-देखी बड़ा में सब कुछ पिक्चर, बदल जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें कोई घाटा नहीं है। देखो, अगर मतलब कमिंग टू पॉइंट ना, अगर आप काम करोगे ना तभी आप कमाओगे। तो मुखिया को, लोगों को या विधायक लोग को ये समझना चाहिए, काम कीजिएगा तो फंड्स ही आएंगे ना, फंड आएंगे तो आप कमाइएगा। काम तो करो ना मेरे भाई, काम करो। तो कहाँ गैप रह जाती है? गैप नहीं है ना, मैंने दोबारा बोला, विजन की कमी है। उनको पता है कि मुझे ये सब करके वोट नहीं मिलने वाला है। वोटर बिल्कुल बिल्कुल मतलब हम बहुत युवा चिल्लाते हैं ना, लेकिन अभी आज के डेट में क्या है कि आज का युवा अभी थोड़ी देर पहले तक मेरे साथ है, कल को अचानक सामने इसमें कोई आ गया, वो कुछ अच्छा प्रलोभन दे गया, वो उसका हो गया, ठीक है ना? वो मॉब का कोई वो नहीं है, विजन नहीं है, मॉब का कोई आइडियोलॉजी नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा ही है, मुझे भी कल को अगर कुछ ऐसा हो जाए तो मैं उधर बह लूंगा। सबके साथ ऐसा ही है। अब उसमें क्या है कि अब जो सरपंच या जो मुखिया बन रहे हैं, तो उनको आप वोटर्स उस तरीके से जागरूक हो जाए कि सर, आप मेरी बेटी के ब्याह में आइए नहीं आइए, उससे मुझे मतलब नहीं है। आप बस ये थोड़ा बहुत सवाल पूछ दीजिए, और आप बस अपने गांव को सफाई कीजिए ना, मतलब सफाई करने से आप अपने गांव को थोड़ा ठीक कीजिए ना। तो बिहार सरकार ने इतनी अच्छी चीज शुरू कर दी ना कि वो वार्ड सदस्य भी गाँव में बनने लगे। वो अपने वार्ड को देख ले, सब सही हो जाएगा। कुछ भी लैक का कमी बस वो डेडिकेशन का है। और बताया ना, ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि ये सबका हिसाब में ब्यूरोक्रेट्स के पास जाता है। विधायक को कोई मतलब नहीं है मुखिया क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। विधायक का हर पार्टी का ना एक अलग अपनी पंचायत में पंचायत अध्यक्ष बैठे हुए हैं उसकी पार्टी के। मुखिया कि वो पंचायत अध्यक्ष ही है ना मुखिया, लेकिन पार्टी का तो पहले से पंचायत अध्यक्ष बैठा हुआ है वहाँ पे, उसको तो पार्टी के पंचायत अध्यक्ष से ज्यादा मतलब है कंपेरिजन ऑफ अदर मुखिया। तो भी कैसे इंटरैक्ट करे या बात करे या कमी ज्यादा पूछे। और मुखिया को कहाँ करना है, मुखिया को ब्लॉक में जाके काम करना है। ब्लॉक में कौन बैठे हुए हैं, ब्लॉक में ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं। ब्यूरोक्रेट्स को क्या मतलब है, ब्यूरोक्रेट्स को इंदिरा आवास देना है, इंदिरा आवास में पैसे लेने हैं, पैसे का सेट मुखिया के पास भी है। मुखिया कुछ ले रहे हैं, कुछ वार्ड ले रहे हैं। और सबसे मतलब लानत की बात क्या है ना, कि अगर आप मुझे इंदिरा आवास में 90,000 रुपये मिलने वाले हैं, इंदिरा आवास में 1,80,000 के आसपास रुपये मिलते हैं, और मतलब 15,000 घूस देके मुझे 1,80,000 रुपये मिल गए, तो ये बहुत मतलब प्रिविलेज अपने आप को लोग मानते हैं। 15,000 में हो गया काम, बहुत सस्ता। मेरे ड्राइवर ने मुझसे बताया कि 12,000 से दुनी है वार्ड के काम हो गया काम का। वाह, बहुत बढ़िया हो गया वो। और अगर आप ईमानदारी से बिहार में काम कर रहे हैं तो आपके लिए बड़प्पन होगा कि हाँ, हम तो ईमानदार हैं। मतलब कुछ अलग नहीं है वो, आप बस अपना काम ही कर रहे हो ना, यू आर जस्ट डूइंग योर जॉब। हाँ, आप ईमानदार हो तो नहीं, वो एक स्टार जोड़ो आप उसमें, ये ईमानदार नहीं है कोई, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हो, वैसा ही है सिस्टम, ऐसे ही रन कर रहा है। बिल्कुल। जब आपने बहुत सारे काम ग्राउंड लेवल पे किए हैं, हर एक गांव में जाके और पंचायत में जाके, तो एक सोशल एक्टिविस्ट और एनजीओ के बारे में लोग क्या सोचते हैं, उस पर कितना विश्वास करते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी आपको इस बाढ़ वाले की घटना बता रहा हूँ। अभी मेरे गांव में बांध टूट गया, ठीक है। और बांध टूटा तो फिर मतलब आप समझ रहे हो, बांध टूटने के बाद गांव में क्या माहौल हो गया होगा। तो 1-2 दिन तक मैंने गांव नहीं गया, मतलब मैंने पहले बताया कि गांव से मैं कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अभी तो यहाँ पे है, कहीं बाहर तो है नहीं, तो करना चाहिए कि इतना कुछ अगर सोशल मीडिया पे मैं दिखा रहा हूँ लोगों को, मैं इधर उधर देश के कोने में करते रहता हूँ, तो अब अपने गाँव की बारी है तो हमें करना चाहिए। तो कुछ नहीं, एक इंग्लिश का कोट है कि योर नेटवर्क योर नेटवर्क। तो मुझे लगा कि अब मेरा थोड़ा बहुत नेटवर्क हो गया है, थोड़ा खुद भी कमाया हुआ है, तो चलो अब गांव के लोगों में खर्च करते हैं। तो अपने पॉकेट का एक लिमिट है ना कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो मैंने किया जितना हो सकता था। लेकिन फिर लगा कि नहीं, गांव की ज़रूरत ज़्यादा है। तो आई टॉक टू वन ऑफ
द एनजीओ गूंज ही उसमें से एक एनजीओ आप मान लो कि गूंज के साथ मैंने इंटर्नशिप किया था, तो मेरा कनेक्शन था। आई कॉल्ड देम, मैंने बोला कि सर ऐसा ऐसा घटना है गांव में मेरे, ऐसे हो गया है कि आप अगर कुछ सूखे अनाज से मेरी मदद कर पाओ, या कुछ फूड से मेरी मदद कर पाओ, या एनर्जी ड्रिंक से मेरी मदद कर पाओ, किसी तरीके से अलग अलग एनजीओ से मैंने बात की। और लगातार 3 से 4 दिन तक मैंने सूखा अनाज पहुंचाया, मेडिकल कैंप घर वाले लोगों की मदद से भी लगा, मतलब भैया की मदद से मेडिकल कैंप भैया और भाभी ने लगाया। हमने दवा प्रोवाइड कराई। उसके अलावा जब धीरे धीरे किट प्रोवाइड जो किया जा सकता है, जो जो बेसिक नेसेसिटी जो होती है वो हमने प्रोवाइड की। शूज़ का डिमांड आया, शू भी हमने मंगवाया। लेकिन फिर चीज़ें क्या हुई ना कि लोग उसके बाद बोलना शुरू करते हैं बड़ी पैसा कमाता। मैं शॉक, क्या है यार, मतलब मैं आप ही की मदद के लिए लेके आता हूँ ना। अगर मैं कहीं भी अपनी जबान को खोल रहा हूँ, मैं किसी एनजीओ से मांग रहा हूँ या कुछ कह रहा हूँ, तो मैं आपके लिए मांग रहा हूँ। और आपको पता होगा कि एनजीओ से अगर आप फंड ले रहे हो तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन इट, कि आपको उनको बिल देना होता है, आपको उनको फोटोज देने होते हैं, आपको उनको नाम देना होता है, बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। तो ये बहुत ऐसे ही वो हेक्टिक चीज़ है। और जिस टाइम में माहौल ऐसा हो उस टाइम में आप समझ रहे हो ना, आप किसी से पूछोगे नहीं, आपको सूखा अनाज दे रहा हूँ तो मैं आप अपना नाम बताओ, ठीक है ना। तो उस समय तो वो लड़ाई हो जाएगी, साला अनाज नहीं दे रहा है कि नाम पूछ रहा है, मोबाइल नंबर दो। और एनजीओ ये सब चीज़ें मांगती है। तो हमने थोड़ा सा इधर उधर करके अपना बंटवाया, लेकिन लास्ट में बात ऐसी हो रही थी। और एनजीओ का मतलब ही है बिहार में ये पैसा कमाने आया है, या तो लूट के कहीं से आ गया है या पैसा कमाने आया है। उसके अलावा तीसरा कोई मतलब नहीं है। मैं इतने दिनों से सेक्टर में हूँ, आई डोंट हैव एनी रजिस्टर्ड एनजीओ टिल नाउ। जिस दिन मैं रजिस्टर्ड एनजीओ के साथ हो गया और मैंने कह दिया कि आई एम द फाउंडिंग हेड ऑफ दिस फलाना संस्था, आई विल बी नो वन फ्रॉम दैट। उसके बाद हो जाएगा कि विदेश से पैसा आ रहा है, फलाना फंडिंग कर रहे हैं, लूट रहे हैं, हो गया। तो आपका वो लोगों में जो इम्पोर्टेंस भी है, जो ये लोग समझ पा रहे हैं कि यार इस कानून में अपनी मेहनत से लड़का खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म हो जाए। तो एनजीओ की बहुत खराब स्थिति है बिहार में। अगर आप पटना जो जोन है ना उससे बाहर निकल के आप देखो, गाँव वाँव में जो लोगों से बात करें, सबका पता है लूट है। ऐसा एक्चुअली ऐसा क्यों, ऐसा माइंडसेट क्यों बना है? एक्चुअली कोई स्पेसिफिक रीजन हो सकता है, या फिर ऐसा इन्वायरमेंट, या लोग ऐसा मे भी बोलते हैं? देखो, आप अगर देखो अगर पूरे सिस्टम को बिहार में, तो कोई आपको बहुत बड़ा इंडस्ट्री नहीं दिखेगा। आप अपने, अगर आप समस्तीपुर के हो, समस्तीपुर में आप देखो तो समस्तीपुर में लोगों की कमाई का जरिया क्या है? आप मुझे बताओ, लोगों की कमाई का जरिया क्या है? वो लोग कुछ ना कुछ सेकेंडरी सेक्टर में हाथ पैर मार के काम चला लेते हैं। कोई इधर का चीज़ उधर कर दिया, फिर उधर का चीज़, आपस में ही बिजनेस इन्वॉल्व है। तुम्हारे पिताजी का चाचा जी से इन्वॉल्वमेंट हुआ किसी बिजनेस में कि वो उनसे कुछ लेते होंगे, वो उनको कुछ देते होंगे। चाचा जी का फलाना जी से, चिलाना जी का, ऐसे ही बिजनेस चल रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरा जो बिजनेस ये रन है ना, ये 3-5 पे चलता है। ये पूरा इकोसिस्टम 3-5 का है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा रिजिड बैंक ट्रांजेक्शन नहीं फिक्स है, ये ऐसे ही चल रहा है। तो उन्होंने किया ही काम है 3-5 से। वो मतलब वो हमारे बहुत करीबी लोग भी हैं, वो तुम्हारे बहुत करीबी लोग, उन्होंने किया ही ये पूरा अभी तक जीवन में काम 3-5 से। और उसमें क्या है, उसमें सबसे बड़ा कौन हो जाता है? जो नेता हो जाता है। तो 3-5 से इसमें पैसा बना के जो बड़ा हो गया वो नेता हो गया। और नेता कैसे बनते हैं? जो थोड़ा बहुत समाज में दिखा रहा है कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन कर कुछ नहीं रहा है। और नेता ऑब्वियस बात है, उससे वो पैसा बना रहा है, इसलिए वो जनता को दिखा रहा है कि मैं अपने काम कर रहा हूँ। और उसमें कहीं ना कहीं पहले एनजीओ ऐसे तरीके से इन्वॉल्व होगी कि इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा उधर करने में मदद करते होंगे। तो ऐसे देखते देखते ना लोगों के दिमाग में माइंड सेट बैठ गया है यार, जो हम लोग जो ऐसा कुछ अलग थोड़ी ना हो रहा होगा, यही काम है ना, यहीं पे कर रहे हैं ना, तो हमारी तरह होगा। ये भी 3-5 है, ठीक है 3-5 है, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं। हर एक इंडस्ट्री में कोई ना कोई एक पॉइंट होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है। लेकिन जब खास करके एनजीओ पे ट्रस्ट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। क्योंकि कोई इमरजेंसी में हेल्प करता है, या फिर
बाकी कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ उसमें हम लोग के बिहार में बहुत कम एनजीओ ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, खास करके अगर देखें तो। देखिए और दूसरे बिहार में ना, अब बिहार में ना ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो काम करना चाहते हैं, जो बिहार में एक्टिव हैं, लेकिन वो क्या है ना कि वो बहुत एक आप कह सकते हो ना क्लोज्ड सर्कल में फिक्स हो चुके हैं। मतलब कि वो एक ही एरिया में, वो पटना के उन एरियाज में काम कर रहे हैं जहाँ पे मीडिया फोकस है, वो समस्तीपुर के उस शहरों वाले एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे से उनको फ़ायदा है कि वहाँ से उनको डोनेशन मिल जाएंगे, तो वहाँ से पे काम कर रहे हैं जहाँ से उनका पॉलिटिशियन सबसे कॉन्टैक्ट हो जाएंगे, तो उतने ही पे वो रुक गए हैं। और गांव का मैंने सीन बता दिया कि गांव में अगर वो काम करने भी जा रहे हैं तो ऐसे लोगों से उनका पाला पड़ेगा, और कोई भाई दिमाग में हेडेक लेके नहीं कर सकता कि गए भी काम करने के लिए और आपको सुन भी रहे हैं, तो नहीं करेगा कोई। तो यही कारण है और कुछ नहीं है। मतलब उसके अलावा मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं है। कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो बिहार में काम करना चाहती है और कर भी रही है, बस थोड़ा सा मतलब हमें है कि आप सपोर्ट करिए, लोगों का थोड़ा सपोर्ट हो, और बाकी सब हो जाता है। जब हम लोगों की सोच का बात करते हैं, माइंडसेट की बात करते हैं, तो एक तरह से हमारा कल्चर आ जाता है बीच में, और एक तरह से हम लोग का ऐसा कल्चर बना हुआ है पॉलिटिक्स को लेके, या फिर एक तरह से गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज होती है वो सब, और एक आध्यात्मिक को लेके बात करें, धर्म को लेके, ये सब के जरिए बहुत ज़्यादा लगाव होता है। तो उसका भी कोई प्रभाव पड़ता है जब बात करते हैं कोई एनजीओ का? बिल्कुल इसी का प्रभाव पड़ता है। जैसे अध्यात्म को अगर आप देखें, मैं सुबह रोज भजन सुनता हूँ बेड से उठने से पहले, ठीक है। कुछ साल पहले तक हनुमान चालीसा पढ़ता था, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी आदत छूट गई थी। तो मैं कोशिश में हूँ कि खत्म हो गई तो फिर कोशिश करूँगा कि हाँ नहा के हनुमान चालीसा पढ़ूँ। तो वो तो आपको बहुत शांति देती है ना, तो उससे तो आप बहुत प्योर होते हो। फिर जब बात कल्चर की आई, तो कल्चर से आप वो उसको कल्चर नहीं कहो, कल्चर तो बहुत प्योर है ना। लेकिन मैंने आपको बताया कि वही है 3-5 के चक्कर में अपन, क्योंकि पापी पेट तो ऑब्वियस बात है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना कि मुझे कमा के अपने बच्चे को देना है, मुझे कमा के अपनी फैमिली को देना है। और यहाँ पे कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि मैं जाके 9 to 5 जॉब करके लाके उनको दे दूँ। तो 9 to 5 मैं बिहार में जॉब भी करता हूँ तो मेरी कमाई कितनी होगी, 15,000 से 20,000 रुपये। और ऑन अ वेरी मिडिल क्लास बेसिस अगर आप देखो ना, तो भी आपका खर्च 7,000 रुपये है, तो तेल नमक नून हल्दी में निकल जाता है। अगर आप फिर भी किराया में है तो 5,000 रुपये ये जोड़ लो, तो 15,000 रुपये तो आप कैसे ही खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो आपके पास बचा 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये में का खाई का पी और काले परदेश नहीं, कहानी बचपन में सुने हो, अगर कभी अब सुने हो तो अच्छी बात होगी। एक कहावत है कि का खाई का पी काले परदेश में, भी बॉलीवुड ने इसको इस्तेमाल भी किया था कहीं। तो वही वाली सीन है। अब वो 10,000 रुपये में कितना दिन वो जीवन चलाएंगे, तो अभी 10,000 रुपये को 20 करने के चक्कर में कहीं ना कहीं 3-5 में फंसते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने में लग जाते हैं कि हाँ ये भी कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ये भी कर लेते हैं। बिहार में एक्स्ट्रा करने के लिए कुछ और दूसरा है नहीं, तो वो 3 ही पास है। तो 3-5 में फंसते हैं, तो दिमाग का माइंडसेट भी वही हो जाता है कि मैं जिस तरीके के आदमी से डील कर रहा हूँ सब वैसे ही। तो उस चक्कर में आप अगर आप अच्छा भी करने जा रहे हो तो क्लियर हो जाता है कि इनका कुछ एजेंडा है, ये कुछ हमसे चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बाकी मुझे कुछ और कारण दिखता नहीं है कि जो हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये सब मेन वजहें हैं। अब बाकी जो मैंने बताया कि सरपंच और मुखिया लोगों का थोड़ा सा अगर सपोर्ट मिले तो बहुत सी चीज़ें बदल सकती हैं गांव में, और गांव बदलेगा तो खुद ब खुद काफ़ी कुछ शहर में बदल जाएगा। हाँ, रुपया लूटने वाला या फिर उनका उनके प्रति नया सोच कैसे बदल सकते हैं, या फिर क्या एक तरह से रीजन मतलब वैसा सोचने की वजह आप सही माध्यम से सोच सकते हैं कुछ। देखिए कंट्री में जब चेंज आया ना, एक चीज आप समझिए, गांधी जी जब इस देश में आए थे, ठीक है, तो उन्होंने कोई संस्था नहीं बनाई थी, उन्होंने कोई एनजीओ डेवलप नहीं किया। भगत सिंह जब उन्होंने लड़ाई शुरुआत की तो उन्होंने कोई एनजीओ नहीं बनाया था, उन्होंने कोई बहुत बैंक अकाउंट नहीं खोले थे,
उन्होंने संस्थाएँ नहीं खोल के कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं की थी, मतलब वो बस खुद निकल पड़े थे और उन्होंने करना शुरू कर दिया था। वो कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं बनाया था पेपर पेन के साथ के, अच्छा कम दिखाया नहीं था वेबसाइट पे, तो वैसे उसमें वेबसाइट नहीं होता था। हाँ, इसीलिए वो देश की बड़ी क्रांतियों को आप देखें कि उसमें ऐसा कुछ नहीं इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना? उसमें बस आपको ग्राउंड पे उतर के काम करना शुरू कर देना होता है और उसके बाद धीरे-धीरे ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे जब बना, तो उनके पास उनका नाम नहीं था, उन्होंने शुरू कर दिया था ग्राउंड में। उनके पास कोई बिल्डिंग नहीं था, उनका नाम उनका बिल्डिंग साल बाद, उसकी बिल्डिंग 10 साल के बाद ऐसे आया है। तो उन्होंने शुरू कर दिया एक थॉट प्रोसेस था, विजन क्लियर थी कि हाँ मुझे ये काम करना है, उन्होंने किया, ठीक है ना? उन्होंने बैठ के उसके लिए प्लान नहीं बनाया कि मैं चलो ये प्लान करते हैं। जब मैं जिस दिन मोतिहारी उतरा हूँ, मतलब कमिंग टू माई सेल्फ, और कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात करते हैं, मैंने उसके लिए कोई बहुत प्लान नहीं बनाया था। मैंने खरीद लिया, मुझे मेरे पैसे हैं, लोगों से कुछ माँग लिया, मैंने खरीद लिया है। कोई एनजीओ मैंने रजिस्टर्ड नहीं किया और सीधा स्टार्ट कर दिया इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में बात करना। तो ऐसे ही होता है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ जाएँ, आप खुद की कोई एनजीओ शुरू कर दें, क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की? आपको अगर लगता है कि हाँ, कि मैं पेड़ ही लगा सकता हूँ, तो आप बस पेड़ लगाते रहो ना, आपको क्या उसमें दिक्कत है? अगर आपके किसी के दरवाजे पे कोई पेड़ लगवाता है, तो उससे 5 रुपए 10 रुपए ले लो, उससे ज़्यादा भी थोड़ी ना प्राइसिंग है। और आप करो, अगर आपका शौक है कि नहीं मैं सफाई करना चाहता हूँ, सफाई के लिए झाड़ू कितने रुपए की आती है? 50 रुपए की। एक व्यक्ति हैं अफरोज शाह, महाराष्ट्र के, पढ़ा होगा आपने, सुना होगा उनके बारे में। अफरोज शाह ने क्या किया? उन्होंने कुछ ऐसा थोड़ी ना किया, वो तो शुरुआत उन्होंने कर दी थी उसकी सफाई की। बाद में धीरे-धीरे जब लोग जानने लगे, लोग उनके साथ आने लगे, तो ही मेक एन ऑर्गेनाइजेशन कि हाँ चलिए अब क्योंकि बॉलीवुड के लोग आ रहे हैं उसमें सेलेब्स आ रहे हैं, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इससे पहले वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना थी, ये तो बिल्कुल अभी का एग्जाम्पल है। ऐसे ही होता ही है। सुपर 30 के आनंद कुमार, उन्होंने कोई एनजीओ नहीं बनाया था ना, वो कहें कि चलो बच्चों को पढ़ाते हैं, 20 बच्चे लेके आए और शुरू कर दिया। कोई रजिस्टर्ड एनजीओ का जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी होता होगा जहाँ से कोचिंग को रजिस्टर करते हैं, वहाँ से थोड़ी ना किया। मैंने कहा अपने भाई को खाना बनाओ, मैं पढ़ाता हूँ, हो गया, शुरू हो गया, एक बड़ा मुहिम शुरू हो गया, पूरा देश उसको देख रहा है। वैसे ही हुआ है, हमेशा इतिहास आप उठा के देखें तो किसी एनजीओ की ज़रूरत नहीं होती है, किसी बैंक अकाउंट की, किसी वेबसाइट की ज़रूरत नहीं होती है, किसी अंग्रेजी बोलने वाले की ज़रूरत नहीं होती है कि बैठ के प्रिंसिपल आपको समझाएगा कि सर मेरे एनजीओ में ये चीज़ खास चीज़ आप डोनेट कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब घुस जाओ, हो सकता है 2 साल बाद 4 साल बाद खुद हो जाएगा। खास करके आपने गवर्नमेंट से मिलकर भी काम किए हैं, उनके साथ काम किए हैं, तो खासकर गवर्नमेंट क्या सोचती है एनजीओ के बारे में और उसका देखिए अभी ना बिहार में तो हर कुछ ना संविदा बेस्ड है। संविदा बेस्ड समझते हो? संविदा बेस्ड समझते हो? टेंडर बेस्ड। तो बिहार सरकार टेंडर्स निकालती है और एनजीओ ले जाती है, और एनजीओ क्या करती है वो सबको पता है। तो अब इसकी वजह से ना ये चीज़ें बदनाम है, अब कुछ कर नहीं सकते अपन, अब इसको तो ऐसे करना ही पड़ेगा। बिहार सरकार ने मौका दिया, अब मैं बिहार की बात करता हूँ, तो हर जगह ये चीज़ें हैं। मतलब कहीं ना कहीं बाहर में क्या फ़ायदा है कि महाराष्ट्र या दिल्ली जैसी जगह तो वहाँ पे CSR फंड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे कॉर्पोरेट है, यहाँ पे कहीं नहीं। यहाँ पे अगर कॉर्पोरेट कोई आता है तो पहले कहते हैं चलो पहले अपना नेतागिरी कर लेते हैं, राज्यसभा फिक्स किया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। एनजीओ इसी तरीके से एनजीओ मतलब मुझे कभी कोई ज़रूरत थी, मुझे ये मुद्दा ही ऐसा अजीब लगा कि एनजीओ का क्या रोल होता है या क्या। आप अकेले काफ़ी हो, आप अकेले कुछ भी करो, जो भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा चेंज कर दोगे, लेकिन हाँ आप चेंज कर दो, चेंज तो ला दोगे आप, अन्य भी आपको देख के 10 लोग और चेंज ला देंगे। अब तुमने पॉडकास्ट शुरू किया है, देख बिहार में 5-6 पॉडकास्ट और शुरू हो जाएंगे और अच्छे लोग अब करेंगे पॉडकास्ट, मीडिया पर्सनालिटी है, वो कहेंगे तो अब हम पॉडकास्ट शुरू करेंगे। बिहार की बेटी है, तो सुगस्टा जी हर कुछ दिन तो पॉडकास्ट करती है, उनका द चर्न करके एक चैनल है, उस पर वो पॉडकास्ट करती है अच्छे लोगों के साथ। तो वो भी कहीं बिहार के लिए नहीं, बिहार देश नहीं करती है ना, वो कहीं ना कहीं बाहर करती हैं। तो वो एक अच्छा मतलब थिंक टैंक वैसे ही तुमने शुरू कर दिया पॉडकास्ट, अब
बिहार में ऐसा ही होगा, तुमको देख के बस यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। अब देखो फिर कंपटीशन मिलेगा धीरे धीरे। बढ़िया है, और सारे लोग के बारे में जानने को मिलेगा, एक इन्वायरमेंट भी क्रिएट होगा, कम से कम अवेयरनेस हुई लोग कहाँ लोग हैं। तो उम्मीद है कि उससे कुछ बढ़िया ही सुनने को मिले, बढ़िया इन्वायरमेंट। बिहार में एक बहुत बड़ा मार्केट है, बिहार को ना मार्केट की तरह देखना शुरू कर दीजिए ऊपर, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। बहुत बड़ा मार्केट है बिहार। तो भाई बिहार पूरा मैंने घूमा है पिछले 1.5-2 सालों में, और बिहार तो बड़ी मार्केट में आने वाले टाइम में पूर्वांचल वाला जो है मार्केट कोई नहीं, और बिल्कुल अनटच्ड मार्केट है, ठीक है ना। मैं अगर उम्मीद कहूँ, मैं कुछ बड़े बड़े वर्ड्स देखता तो कहीं ना कहीं ये लग जाता है कि मैं पॉलिटिकली चीज़ों को करेक्ट करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत मार्केटिंग तौर पे बात कर रहा हूँ। अगर आप बिहार को मार्केट के तौर पे देखो तो बहुत बड़ा मार्केट है। आप बस कूद जाओ और काम करना शुरू कर दो, बस थोड़ा सा स्ट्रगल करो, लोगों को समझ में आ जाएगी चीज़ें, आपको समझाना आना चाहिए, तो आगे बढ़ो। थोड़ा आपका कैरियर के बारे में बात करते हैं। जब आपने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद लोग का एक जॉब के पीछे नज़रिया होता है, या फिर एंटरप्रेन्योर जर्नी बिजनेस स्टार्ट करने का। सोसाइटी या सोशल वर्कर के इधर बहुत कम लोग सोचते हैं उसके पीछे। नहीं, मैं अभी बीटेक के बाद में आप कह सकते हो इट्स अ काइंड ऑफ जॉब ही है मेरे लिए। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ और उसमें मॉनिटरी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। मेरे पास पैसे आ जाते हैं ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं। मैं भी 4 व्हीलर से घूमता हूँ, ठीक ठाक कपड़े मेंटेन कर लेता हूँ, ठीक ठाक घर में रहा हूँ, पर दूध देख के आपको लग जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं भी अर्न कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा है कि अब इंजीनियरिंग के बाद अब मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ना कुछ अलग है, मेरा पैशन कुछ अलग है। मुझे बिहार में उम्मीद दिखाई दे रही है, मुझे बिहार में चीज़ें क्लियर दिख रही है कि मैं बिहार से ही बहुत कुछ बना सकता हूँ। तो मैं बिहार में रुका हुआ हूँ, जिस दिन मुझे लग जाएगा कि नहीं चीज़ें बदल रही है, तो मैं कुछ और भी हाथ पैर मारना शुरू कर दूंगा। ये लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं ट्राई भी ना करूँ तो फिर गलत है। और इतना भी बिहार तो बदल ही रहा है ना, रोज तो कुछ ना कुछ बदल ही रहा है। रोज एक स्टेप पीछे तो थोड़ी ना जाएंगे, कुछ भी होगा तो बढ़ेंगे। आज हर्ष से जान पहचान हुआ है, कल किसी और से हो जाएगा धीरे धीरे। और मैंने पहले ही कहा ना कि माई नेटवर्क इज माई नेटवर्क। मुझे पता है कि मैंने तुझसे जान पहचान कर लिया, तो मुझे कैसे आगे काम करना है बस। आगे का क्या आपका एक तरह से क्या फ्यूचर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अगर बात करें 10 बाद? देखो लाइफ का आई एम द वन हु जस्ट गो विद द फ्लो। बचपन में शौक था कि डॉक्टर बनूंगा, सब कुछ क्लियर कि हाँ डॉक्टर बनना है, ठीक है। 9th-10th तक बायो की कोचिंग्स की अलग से, 9th-10th में वो बहुत बड़ी चीज़ थी। लोग को साइंस में याद आता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ लिया, मैंने बायो की अलग से कोचिंग करता था कि नहीं डॉक्टर बनना है। एग्ज़ाम एक ऐसे ही गूगल पे ऐसे लैपटॉप में बैठ के देख रहा था, कोचिंग का एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे दिया, विद्यामंदिर क्लासेस का टेस्ट हो रहा है, भर दिया, एग्ज़ाम देने चले गए 2 दोस्त, क्योंकि दिल्ली घूमना था, हो गया, ले लिया एडमिशन, इंजीनियरिंग फील्ड में आ गया। फिर लगा कि यार क्या हो रहा है, तो कोटा जाना चाहिए, कोटा चला गया। फिर था कि नहीं बड़े जगहों पे नहीं जाके गांव में जाऊंगा, गांव में चला गया। फिर वहाँ से मन किया कि नहीं सोशल सेक्टर में काम करते हैं, सोशल सेक्टर में आ गया। फिर कुछ लोग ऐसे मिल गए जो पॉलिटिकल सेक्टर में लेके आए, पॉलिटिशियन के साथ काम करना शुरू कर दिया। लकीली महाराष्ट्र में सीएम के साथ खड़े रहने का मौका मिला है, तो काम करने का मौका मिला, उनके एडवाइजर के साथ काम किया। तो उधर फ्लो में मतलब नेटवर्क बनते गए, उधर करते गए। बिहार में बिहारी इलेक्शन के टाइम में अच्छे लोगों से जान पहचान हो गई, अब धीरे उनके साथ काम कर रहे हूँ। अब मे भी आगे तुम्हारे साथ कुछ ऐसा बन जाए, तुम्हारे साथ काम करते हुए आगे मिलूंगा मैं। तो कुछ फिक्स नहीं किया है कि हाँ मेरा ये गोल है या ये ऐसी चीज़ें हैं। जो चीज़ें मज़ा आ रहा है करते जा रहे हो, पॉकेट में बस उतना आ जाना चाहिए कि मेरा 2 वक्त का रोटी आ जाए, तो बाकी मज़ेदार है जो हो रहा है। कैरियर चेंज करना कितना आपके लिए एक तरह से, जैसे आपने बोला बहुत सारे कैरियर आपने चेंज किए हैं, उसमें क्या परेशानियाँ आती है, कितना एक तरह से रिस्क मैंने बोला ना, परेशानी और इसकी बात नहीं है। मैंने बोला ना कि फ्लो में जाता हूँ,
हाँ अब ऐसा फ्लो बन गया कि मुझे उस सेक्टर में मज़ा आने लगा, और उसी में मेरे से कुछ चैनल लोगों से जान पहचान हो गई जो उस सेक्टर में पहले से हैं, और जिन लोगों ने मुझे ऑप्शन दे दिया कि नहीं चलो आ जाओ इसी में काम करता है, मैंने ठीक है चलो कि लेट्स गिव अ ट्राई। और वो ट्राई करते 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 तो कर रहे हैं कि हो सकता है कि किसी पॉइंट पे हो जाएगा कि अब कोई ऑप्शन आगे नहीं है, तो अब वहाँ पे देखेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा ही चल रहा है। तो कल को हो सकता है कि ऐसे लोग मिल जाए जो लोग कहें कि चलो अब अभी जो मैंने बताया कि बिहार में लोग ये प्लान कर रहे हैं करने का, हो सकता है मतलब कि कुछ ऐसे पॉलिटिशियन मिल जाए कहेंगे चलो आ जाओ पॉलिटिक्स में आते हैं, मुझे लगेगा कि हाँ मेरे लायक है, घुस जाऊँगा। अब जिस नहीं लगेगा अभी मैं अपने में खुश हूँ, ठीक है, वो सब फ्लो पे है। मतलब मेरा कुछ ऐसा एम नहीं है कि मुझे उसी में जाना है अभी के लिए, मतलब ऑब्वियसली सब किसी का कुछ एम है, मेरा भी कुछ गोल है, बट अभी के लिए मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ चीज़ों को, देख रहा हूँ कैसे किया जा सकता है कुछ भी। यू हैव वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, तो सब कुछ एक्सप्लोर करते रहो। अभी जो हमारे इस पॉडकास्ट को जो लोग देख रहे हैं उनको आप अपनी लाइफ का क्या लर्निंग दे सकते हैं? अगर केशव की बात करें कि मैं लर्निंग यही दूंगा ना, हाँ मैं लर्निंग यही दूंगा ना कि अपने अगर कभी तुम गोल को लेके ना अगर क्लियर हो, जैसे कि मुझे क्लियर हो गया कि मैं इंजीनियरिंग के लिए नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं सोचो से मैं अच्छा कर सकता हूँ, पॉलिटिकल सेक्टर में अच्छा कर सकता हूँ, मैं इधर आ गया, उस समय ना कोई दूसरा ऑप्शन मत लो अपने करियर में। तो तुम इस चीज़ पे फिक्स हो, नेवर मतलब तुम कह सकते हो कि ऑप्शन नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ तुम ऐसे ही लो कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं एक साइंटिस्ट बनूंगा, ठीक है ना, तो मैं उसके साथ में ये सोच के भी नहीं चलूँगा कि यार प्रोफेसर भी एक ऑप्शन है मेरे पास में, ये नहीं बना तो मैं ये तो बन ही जाऊँगा, ठीक है ना, ये भी और ये भी, तब तो अब डेड हो। मैंने ऑप्शन ही लेना छोड़ दिया करियर में, जो मिल रहा है उसके साथ चलो। तो मेरा तो एक फिक्स गोल है, मैं अगर उस डायरेक्शन में मुझे लग रहा है मैं चल रहा हूँ तो वो जिग करते हुए मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ, क्योंकि मैं दूसरी तरफ कूदने को तैयार नहीं हूँ। तो वहीं और बिहार के यूथ पर देख रहे हैं तो भाई बिहार बड़ा फील्ड है, आ जाओ बिहार में काम कर लो, हमारे साथ काम करना चाहते हो हमारे साथ आ जाओ। राइट में हमारे साथ 15 एम्प्लॉई हैं जो काम डायरेक्टली कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हमारे साथ 15 मतलब 16 हमारे पास डायरेक्ट एम्प्लॉई हैं जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, और 25-26 सीजनल होते हैं। 30-35 लोगों को रोजगार हमने भी दे रखा है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में ऑप्शन नहीं, आप आइए बिहार में खुद पढ़ो और खुद से देखो ना, खुद से करने का एक अलग ही मजा है ना, खुद से करेंगे सीखेंगे देखेंगे और अपने स्टेट में करोगे तो आने वाले भविष्य को लेके थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ी सी भी सिस्टम में चेंज ला दी, थोड़ी सी भी ला दी, ये नहीं करो बड़ा चेंज, थोड़ा सा भी चेंज ला दिया ना तो बहुत कुछ बदल जाए। फेसबुक पे क्वेश्चन कर रहे थे कि आपको लोग छोटे बाबू बोलते हैं, उसके पीछे का क्या रीजन बताते हैं आप? कौन है? कोई दोस्त पूछा होगा, दोस्त ने पूछा होगा। हाँ लगभग। तो घर पे मेरे मुझे लोग बउआ बोलते हैं, हाँ। घर पे मैं सबसे छोटा हूँ तो मुझे बउआ बोलते हैं, तो नहीं इशू हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग अब पॉडकास्ट को खत्म करते हैं यहाँ पे। मैं चौथा हूँ अपने घर में, मतलब इन दिनों तो ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस ह्यूमन्स ऑफ बिहार पॉडकास्ट शो में आने के लिए आपका, और जो भी लोग तुमसे बात करके बहुत अच्छा रहे हैं। हर्ष, बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब एट अ वेरी यंग एज चेन्नई में बैठ के तुम बिहार के लिए कुछ कर रहे हो, इट्स अ वेरी बिग थिंग, मुझे बहुत खुशी हुई ये देख के। ये सब टेक्नोलॉजी की देन है अभी। नहीं टेक्नोलॉजी तो वो तो अच्छी, वो तो हमें हमारी उम्र में मेरे पास ऐसा थोड़ी ना टेक्नोलॉजी नहीं था, मेरे दिमाग में आइडियाज़ नहीं थे, मेरे दिमाग में इतना कुछ नहीं था, मेरे पास है। वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि ये सब देख रहे हैं। धन्यवाद इस पॉडकास्ट को लास्ट तक सुनने के लिए। इसी तरह के पॉडकास्ट हम हर रोज लेके आते हैं, एक नया सक्सेस स्टोरीज जो इस पॉडकास्ट चैनल पे सुन सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हर रोज नोटिफिकेशन पाने के लिए, और हमारे सोशल मीडिया पे आप भी
सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे सारा अपडेट आपको मिल सकता है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसका हम आंसर जान के उनका रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।